अध्याय नंबर आपका जैव प्रौद्योगिकी का सामान्य परिचय है। तो इसमें कुछ आपकी पहली जो यूनिट थी उसमें आपके कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा इसमें की गई योगदान या विभिन्न खोजें को समझाया गया था। अब खोजों के बाद से कौन कौन सी खोजें हुई, इसके बाद आपकी जैव प्रौद्योगिकी की युक्तियाँ, इसमें कुछ युक्ति दी हुई है जिनके अंतर्गत ये समझाया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किन किन शाखाओं का निर्माण हुआ है। तो जो पहली जो शाखा है वो आपका पादप ऊतक संवर्धन, नंबर फर्स्ट पादप ऊतक संवर्धन, जिसे बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। अब ये पादप ऊतक संवर्धन जो शाखा है बायोटेक्नोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत आपका क्या किया जाता है या क्या कार्य संपन्न होता है जो इस शाखा का निर्माण हुआ। तो देखो पादप ऊतक संवर्धन जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि पादपों की ऐसी उन्नत किस्मों का चयन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लीजिए, आपने दो किस्में चयन की, पहली जो किस्म है F1 और दूसरी किस्म है आपकी F2। ये पादपों की किस्में F1 और F2। मैं आपकी पादप ऊतक संवर्धन का योगदान बता रहा हूँ। पहली जो F1 है उसमें उसकी जो आपकी जो गुण है वो आपका उत्पादकता, उच्च उत्पादकता की किस्म ली, और दूसरी जो F2 किस्म है उसमें जो गुण लिया गया था वो उच्च प्रतिरोधकता का गुण, उच्च प्रतिरोधकता का गुण। यानी पादपों की या किसी भी पादप कुल की दो वैरायटी ली है, किस्में ली है। एक में तो उच्च उत्पादकता है, मतलब अत्यधिक संख्या में पुष्प एवं फलों का उत्पादन होता है, लेकिन उच्च प्रतिरोधकता उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता मिल पाई जाती है। तो अधिकांश अपरिपक्व रूप से फल या पुष्प क्या जाते हैं, परिपक्व होने से दे जाते हैं। और दूसरा है कि इसमें आपकी कम मात्रा में पुष्प और फल बनते हैं, किंतु इसमें उत्पादकता कम होती है। तो पादप ऊतक संवर्धन विधि के अंतर्गत या इस शाखा के अंतर्गत क्या किया जाता है कि उच्च उत्पादकता के आपके जीन या क्रोमोसोम निकाल दिया जाता है और उच्च प्रतिरोधकता के गुण आपके क्रोमोसोम निकाल दिए जाएंगे। अब इनको सबसे पहले इस तकनीक में संवर्धन तकनीक में क्या करेंगे कि आपके एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यहाँ नाम लिख दीजिए आप, दो एंजाइम प्रयुक्त होते हैं। एक आपका एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, पहला जो एंजाइम लिया है आपने कि इनको पृथक किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है, उस एंजाइम का नाम है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इस एंजाइम को एक नंबर पूछा जाता है कि रासायनिक कैंची या रासायनिक चाकू किस एंजाइम को कहा जाता है, क्योंकि ये एंजाइम क्या करता है कि गुणसूत्रों के वांछित व अवांछित खंडों को, लाभदायक और हानिकारक खंडों को क्या करता है, पृथक करता, काटता है। तो इसे रासायनिक कैंची या चाकू के नाम से जाना जाता है। इस एंजाइम की सहायता से डीएनए के वांछित और अवांछित खंडों को काट दिया जाता है। वांछित होता है लाभदायक और अवांछित होता है हानिकारक। अब इसमें आपके वांछित खंड हो गए, वांछित खंड किसके, उच्च उत्पादकता के। अब इसमें वांछित खंड किसके, उच्च प्रतिरोधकता के, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता के। अब ऊतक संवर्धन तकनीक में इस खंडों को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काट दिया। अब इनको क्या किया जाता है, आपस में संगठित किया जाता है या इनको जोड़ा जाता है। उस एंजाइम का नाम लिख दीजिए यहाँ पे लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। और लाइगेज एंजाइम के द्वारा क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए ये आपके गुणसूत्र कटे हुए, इनको जो जोड़ा जाता है वो लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाएगा। अब इसमें F1 और F2 पीने के लक्षण क्या होते हैं, समांतरित हो गए, इसमें दोनों की लक्षण। अब इसमें क्या करेंगे
कि इसमें इस गुणसूत्र को फोल्डेड करके इसमें आपका कॉपर टंगस्टन या आपका गोल्ड की धातु की परत चढ़ा दी जाती है और जीन गन की सहायता से, जीन गन ये कई विधियां होती है, जीन गन की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा या लिपोग्राम तकनीक के द्वारा इसमें जीन गन की सहायता से एक नए पादप से काय भाग जड़ तना पत्ती में प्रतिरूपित कर दिया जाता है और जीन में आपकी द्विगुणन की क्षमता होती है जो अपनी अनेकों संस्कृतियों का निर्माण करके अब जो संस्कृति जो बनती है वो जो संस्कृति बनेगी आपकी संकर, जिसे बोलते हैं हाइब्रिड। यानी पादप ऊतक संवर्धन से आपकी हाइब्रिड तकनीक के पादप तैयार किए जाते हैं और ये जो हाइब्रिड का चीज बनते हैं आपके ऊतक संवर्धन में। तो आप कह सकते हैं कि पादप ऊतक संवर्धन के अंतर्गत हम हाइब्रिड प्रजातियों का निर्माण करते हैं जो आपके बाजार में आपकी बाजरा, गेहूं, तेल वगैरह या जितनी भी आपकी दालें होती हैं जो आपके बाजार में हाइब्रिड बीज पाए जाते हैं वो ऊतक संवर्धन तकनीक के द्वारा तैयार की जाती है। पहली तकनीक हो गई आपकी पादप ऊतक संवर्धन, दूसरी आपकी जंतु ऊतक संवर्धन। जंतु ऊतक संवर्धन नंबर सेकंड तकनीक है जंतु ऊतक संवर्धन, एनिमल टिश्यू कल्चर। अब ये जंतु ऊतक संवर्धन क्या है? देखो इससे संक्षेप में आपके वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपका कृत्रिम क्लोन तैयार किया गया था, यानी डॉलीवेड का, उनका नाम था इयान गिलमोर। इयान गिलमोर इन्होंने क्या किया कि आपके जंतु ऊतक के द्वारा आपकी एक भेड़ की प्रजाति तैयार की गई और उस भेड़ का नाम रखा था डॉली भेड़। ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना, डॉली भेड़ नामक का एक ऊतक संवर्धन के द्वारा ऐसी तकनीक तैयार की। अब प्रोसेस क्या है कि इसमें किया कैसे जाता है? तो पादप ऊतक संवर्धन में एक एग्जाम्पल समझ लिया कि आपकी दो किस्में हैं। पशुओं का जो हम पालन करते हैं वो जो प्राथमिकता होती है या दुग्ध उत्पादन के लिए करते हैं या मांस उत्पादन के लिए करते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल दीजिए समझाने के लिए, जैसे गाय की प्रजाति है, एक आपकी जो गाय है होल्डस्टीन और दूसरी आपकी देसी या कांग्रेस गाय कह सकते हैं या देसी कह सकते हो। देसी गाय में इसमें थार पाकर आ सकती है, कांग्रेस गाय आ सकती है, सिंधी गाय आ सकती है। तो होल्डस्टीन जो गाय होती है उसमें क्या होता है? उच्च दुग्ध उत्पादकता, उच्च दुग्ध उत्पादकता। जबकि जो देसी गाय होती है इसमें दूध की मात्रा की उत्पादकता होती है, कम होती है, लेकिन इसमें फैट की मात्रा अधिक होती है। जब इसमें फैट की मात्रा जो बढ़ा होती है इसमें कम पाई जाती है। इसमें होती है कम मात्रा किंतु लीजिए फैट की अधिक मात्रा, यानी फैट इसमें उपस्थित होगा। अब इसमें क्या करते हैं कि दोनों किस्मों पर ऊतक संवर्धन के तकनीक के द्वारा एक ऐसी किस्म तैयार करना जिसमें दोनों ही गुण हो। दोनों गुण मतलब दूध भी उत्पादन क्षमता की अधिक हो और दूध में आपकी फैट या बतासी की मात्रा अधिक हो। तो इसके द्वारा हम जो तैयार किए जाते हैं आपके दोनों की आपके गुणसूत्रों को क्या किया जाता है? समाकलित किया जाता है और आपके एक नई प्रजाति का तैयार करते हैं, जैसे हाइब्रिड प्रजाति में कहते हैं। ये हो गया आपका जंतु ऊतक संवर्धन में। अब इसके बाद तीसरी जो युक्ति है इसकी वो आपकी पादप आनुवंशिक अभियांत्रिकी। पादप ऊतक अभियांत्रिकी प्लांट टिश्यू इंजीनियरिंग। अभियांत्रिकी होती है इंजीनियरिंग, और इंजीनियर लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है, उसके पार्ट उसमें चेंज करना, उसके पार्ट उसमें चेंज करना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? इस अभियांत्रिकी में पादप प्रजाति के जो डीएनए होते हैं आप लिख सकते हो, डीएनए का हेरफेर किया जाता है।
एक पेड़ को कर सकते हो आप अदला बदली की जा सकती है, और इसके द्वारा हम पादप की अनेक किस्मों का चयन करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए कि एक F1 गुलाब की प्रजाति है, F1 और F2, एक आपका रेड है और एक आपका व्हाइट है। गुलाब की दो प्रजाति भी है, एक आपकी रेड और दूसरी व्हाइट। इसमें आपके डीएनए का स्थानांतरण किया जाएगा, यह अदला-बदली की जाएगी। इसमें रेड कलर के डीएनए और इसमें आपके व्हाइट कलर के डीएनए को पृथक किया जाएगा। पृथक करने के बाद एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काटा जाता है, और काटने के बाद इसको समांतरित किया जाता है, और समांतरित करने पर जो हाइब्रिड जो प्रजाति बनती है वो बनती है आपकी संकर, यानी आपकी लाल और सफेद आपकी पिंक कलर या गुलाबी कलर की गुलाबी गुलाब की प्रजाति वाले पादप तैयार किए जाते हैं। ये आपकी पादप ऊतक अभियांत्रिकी के अंतर्गत किए जाते हैं। पादप ऊतक अभियांत्रिकी के बाद आपका जंतु अभियांत्रिकी ऊतक अभियांत्रिकी है। जंतु ऊतक अभियांत्रिकी, तो जंतु ऊतक अभियांत्रिकी जैसे अभी आपने पादप का बताया था, उसी प्रकार से जंतु ऊतक अभियांत्रिकी के द्वारा जंतु ऊतक अभियांत्रिकी में एक एग्जाम्पल दीजिए आप। जैसे जंतु ऊतक अभियांत्रिकी, इसमें डीएनए का हेरफेर करके एक ऐसी हाइब्रिड किस्म तैयार करना जो मानव के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे जो अभियांत्रिकी के द्वारा जो तैयार की जाती है वो है आपकी खच्चर। खच्चर जो प्रजाति तैयार की जाएगी वो आपके फीमेल बॉडी के द्वारा, ध्यान दीजिए फीमेल, और गधा होता है मेल। इनमें आपके दोनों के मध्य में जब संकरण कराया जाता है तो यहाँ पे आपके डीएनए की अदला-बदली हो जाती है, और जो नई प्रजाति तैयार की जाती है वो आपकी खच्चर प्रजाति प्राप्त होती है। ये खच्चर प्रजाति आपकी माल ढूंढने या आर्थिक रूप से बोझा ढूंढने के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। ये जंतु ऊतक अभियांत्रिकी के द्वारा ऐसी प्रजातियां या ऐसी हाइब्रिड प्रजातियां तैयार की जाती है। ये जो खच्चर होता है वो जनन क्रिया इसमें अनुपातिक होती है या आनुवंशिक रूप से बंद होता है। जंतु ऊतक अभियांत्रिकी के बाद अगली जो अभियांत्रिकी आती है एक योनि प्रतिरक्षा उत्पादक। एक क्लोनी प्रतिरक्षा उत्पादक। देखो, प्रतिरक्षा होता है आपका रोगों से लड़ने की क्षमता, और रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है ये संबंध होती है आपकी इंसुलिन निर्माण से। इंसुलिन निर्माण से जो मधुमेह या डायबिटीज में जो पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन का निर्माण होता है, अर्थात उसमें ग्लूकोज को आपके जो ग्लूकोज को आपका जो बदला जाता है आपके कोलेस्ट्रॉल में जो बदला जाता है इंसुलिन का, और जो प्राकृतिक रूप से जो आपकी जो इंसुलिन जो निर्माण होता है एक गाय में या कोई स्तनधारी गाय भैंस में 100 ग्राम इंसुलिन आपकी 400 केजी गाय या भैंस से प्राप्त की जाती है। अब इतनी कम मात्रा आपकी एक इस्तेमाल जानवर से प्राप्त की जाती है, तो यहाँ पर एक आपकी फंजाई है। फंजाई आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन के आपकी क्लियोमाइसिन, ये जो फंजाई होती है इसमें आपका इंसुलिन जो निर्माण किया जाता है, इसमें इंसुलिन आपका अत्यधिक मात्रा में इसमें उत्पादन किया जाता है। तो आपका एक किलोनी यानी एक ही उत्पादकता से अपार मात्रा में इंसुलिन प्राप्त करना, ये एक किलोनी प्रतिरक्षा उत्पादन के अंतर्गत आता है। अगली जो युक्ति आपका पुनर्योगन डीएनए तकनीक।
पुनर्योगज डीएनए तकनीक। पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है कि डीएनए में स्व-विपणन की क्षमता होती है। ये बात ध्यान रखना, डीएनए में स्व-विपणन की क्षमता होती है। पहली बात तो आप ये याद रखना कि जो डीएनए होता है इसमें स्व-विपणन सेल्फ रेप्लिकेशन की अत्यधिक या अपार क्षमता होती है। अब इसको जो स्व-विपणन के लिए जो तैयार किया जाता है, आप यहाँ पे आपने जो बाहर जो प्रयोग होंगे आपके प्लाज्मिड, फॉस्फेट, आपके बैक्टीरिया के लिए प्लाज्मिड आते हैं। तो जैसे प्लाज्मिड की जो संरचना होती है आपकी इस प्रकार से संरचना बना दी। अब प्लाज्मिड को जो यहाँ विशेष खंडों से काटा जाता है उसमें विशेष खंड बने होते AMP और आपका TEP। AMP कहलाया जाता है आपका, ध्यान रखना, AMP और TEP। AMP होता है आपका एम्पलीन मोनोफॉस्फेट या एम्पाइक्लिन कह लीजिए, इसका शॉर्ट नाम है आपका एम्पलीन का, आपका AMP का एम्पलीन। और TEP का होता है टेट्रासाइक्लिक खंड। अब ऐसे खंडों से क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इस खंडों से विशेष खंडों से प्लाज्मिड को काट दिया जाता है और आप इसमें आपका विशेष डीएनए जोड़ दिया जाता है। ये विशेष प्रकार का किया जाता है और डीएनए को अगर ई कोलाई के माध्यम से विपणन कराया जाता है तो वह स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिलिपियों का निर्माण करता है। प्रतिलिपियों का मतलब अपनी जैसी क्लोज या प्रतिलिपियों का निर्माण करेगा। ये हो गया आपकी पुनर्योगज डीएनए तकनीक। अब जंतुओं में अगला है, जंतुओं में भ्रूण का स्थानांतरण। ये जो तकनीक है ये भी जैव प्रौद्योगिकी है। जंतुओं में भ्रूण का स्थानांतरण, जंतुओं में जो भ्रूण का स्थानांतरण होता है, मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि भ्रूण का जो निर्माण होता है वो अगुणित युग्मक होते हैं। अगुणित युग्मक N दोनों आपस में मिलते हैं या आपका 2N जिसे बोलते हैं ZYGOT, ये जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट में फिर आपका संसूचित विभाजन होगा, इसमें बन जाएगा आपका भ्रूण जिसे बोलते हैं एम्ब्रियो, भ्रूण। अब भ्रूण में क्या होगा, अगला जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं विदलन, जिसे बोलते हैं क्लीवेज। अब विदलन में क्या होगा, संसूचित विभाजन द्वारा आपका अड़ियल संयुग्मन में या सर्पिलाकार में भ्रूण बढ़ जाता है। उसमें आपके एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 इस प्रकार का बनता है। आपकी मॉडुला, ब्लास्टुला और आपकी गैस्ट्रुला अवस्था आती है। देखो ये तो हो गया आपका किसी जंतु में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब बात पूछी जाती है कि मनुष्य में निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है और चौपाई जंतु में निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है। निषेचन क्रिया संपन्न वो कहलाई जाती है जब नर के द्वारा शुक्राणु का स्थानांतरण आपके मादा जननांग में करता है। तो इसमें मनुष्य जो शुक्राणु का स्थानांतरण करेगा, मनुष्य जो शुक्राणु का स्थानांतरण करता है वो करता है आपका फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका। अगर प्रश्न आ जाए कि मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है तो आप कहते हैं फैलोपियन नलिका में। अब बात आती है चौपाई जंतु में, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, इनमें जो चौपाई जंतु होते हैं, चौपाई कह सकते हैं जुबानी जंतु होते हैं। चौपाई जंतु में जो निषेचन क्रिया संपन्न होती है या शुक्राणु का स्थानांतरण होता है वो आपके डायरेक्ट गर्भाशय में होता है यानी यूट्रस में। तो यहाँ पे एक प्रश्न बन गया कि मनुष्य में निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है, फैलोपियन नलिका में, और चौपाई जंतु में निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है वो गर्भाशय में। अब जो भ्रूण का स्थानांतरण होता है, जो भ्रूण में मैंने आपको बताई आपके मॉडुला आपके 16 से 32, गैस्ट्रुला आपके 32 से 64 कोशिका का होता है।
अगर भ्रूण का जो स्थान, अगर भ्रूण आपका 32 कोश की का है तो उसका क्या करते हैं आप फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देंगे। अगर भ्रूण का आकार अत्यधिक हो जाता है, 64 कोशिकाओं से अधिक हो जाता है, तो अब इसका जो स्थानांतरण करेंगे ये आपके सीधे गर्भाशय में कर दिया जाता है। ये जो तकनीक है ये कृत्रिम रूप से या मनुष्य के द्वारा की जाती है, ये प्राकृतिक नहीं होती है। तो ये आपके जंतुओं में भ्रूण का स्थानांतरण आपके बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है। अब अगली जो शाखा है डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी। डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी। डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी में होता है कि एक डीएनए एक छोटे से विशेष खंड में, डीएनए के एक छोटे खंड में आपके फिनोटाइप और जीनोटाइप लक्षणों का समावेश होता है। यानी आपके जो डीएनए जो होते हैं वो जीनों के एलिड के बने होते हैं, उसमें आपके फिनोटाइप और जीनोटाइप लक्षण समावेश होते हैं, जो प्रत्येक संतति में अपने लक्षण प्रारूप और आपके जीनी प्रारूप लक्षणों को प्रकट करता है। फिनोटाइप लक्षण ये कहलाते हैं कि अगर आपको किसी भी जंतु में आपके त्वचा का रंग, बालों का रंग, आंखों का रंग, आंखों का विन्यास, ये जो लक्षण दिखाई देते हैं वो जीनोटाइप कहलाते हैं, सॉरी फिनोटाइप। और जीनोटाइप वो लक्षण होते हैं जो आंतरिक लक्षण होते हैं, जैसे आपका क्रोध, ईर्ष्या, देह, ये आंतरिक जो लक्षण होते हैं वो जीनोटाइप कहलाते हैं, वो आपके डीएनए खंड में उपस्थित होते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा क्या होता है कि डीएनए की प्रतिलिपियां तैयार करके किसी विशेष जाति के फिनोटाइप लक्षणों की जानकारी प्राप्त करना, यानी उसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप लक्षण किस पैटर्न संस्कृति के स्थानांतरित होते उसमें यह अध्ययन किया जाता है। अब जैव टेक्नोलॉजी की ये युक्तियां हो गई। अब जैव प्रौद्योगिकी की आपकी प्रकार या विधियां हैं, इसमें प्रकार है बायोटेक्नोलॉजी के, तो वो दो प्रकार की होती है, एक परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी और एक आपके आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। पहला लिखिए परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी और दूसरी होती है आपकी आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। तो जो देखिए वर्तमान समय में 19वीं सदी की बात हो टेक्नोलॉजी जो आई है वो आपकी आधुनिक टेक्नोलॉजी, आपकी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और आपकी कल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। देखो मनुष्य ने जब से, अगर आप कहें कि मनुष्य ने जब से पशुपालन या खेती का विकास किया है या इनका पालन किया है, जैव प्रौद्योगिकी तब से ही चली आ रही है। लेकिन जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे आपका उन्नत किस्म का चयन करना, दूसरा है आपका पनीर बनाना, पनीर और दही बनाना। देखो अब जो परंपरागत ये है कि पनीर कैसे बनता है या दही कैसे बनता है, ये भी आपके जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं, जो आपके परंपरागत यानी प्राचीन तरह प्रौद्योगिकी के अंतर्गत होते हैं। उन्नत किस्म का चयन करना, जैसे मान लिया आप खेती कर रहे हो, आपने बाजरे की फसल बोई है। अब बाजरे की फसल में आप हाइब्रिड बीजों का प्रयोग ना करके जो उन्नत किस्म की जो बालें होती है, मतलब मोटे दानों की जो बालें होती है, उनका चयन करके अगली पीढ़ी के लिए बीजों का निर्माण करते हैं। ये आपकी उन्नत किस्मों का चयन होता है। या किसी जंतु में या गाय में गर्भाधान क्रिया करानी हो तो उन्नत किस्मों का चयन करके उसमें गर्भाधान किया जाता है। ये परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। अब आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी क्या है कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का मतलब ये होता है कि मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है।
कृत्रिम रूप से निर्माण की जाती है। जैसे आपको मान लीजिए जैसे सिलिका का निर्माण आपके विशिष्ट प्रकार के कवकों या जीवाणुओं द्वारा की जाती है। दूसरा है आपका आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान में क्या होता है कि नर का जो बीज होता है इसमें उसे आप द्रवित नाइट्रोजन N2 यहां लिख सकते हो 108 सॉरी जो आपका जो डॉक्टर जो होते हैं या कृत्रिम गर्भाधान जो किया जाता है एक आपकी स्लाइड में या परत नली में कृत्रिम वीर्य को संरक्षित किया जाता है। उसकी जो तकनीक होती है जो बॉक्स होता है उसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस में होगा प्लस में होगा माइनस में 190 डिग्री सेल्सियस और द्रवित नाइट्रोजन लिख सकते हो लिक्विड N2 में उसे संरक्षित किया जाता है और आवश्यकता अनुसार उपयोग अनुसार इसमें क्या किया जाता है कि गर्भाधान की क्रिया संपन्न कराई जाती है। देखा होगा विशेष गांव में या जहाँ पशु चिकित्सालय होते हैं वहाँ कृत्रिम गर्भाधान जो कराया जाता है वो आपके आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद जो है कुछ ऐसी युक्तियां आती है जो विशेष रासायनिक और आपके भौतिक उद्दीपनों को आपकी संवेदनाओं में व्यक्त किया जाता है या ट्रांसड्यूसर की सहायता से आपके यहाँ विशेष ट्रांसड्यूसर की सहायता से इसे विशेष संवेदनाओं में या वैद्युत संकेतों में इसे सूचित किया जाता है। इसमें पहला हो गया आपका जैव संवेदक। नंबर 5 जैव संवेदक जो है इसे बोलते बायोसेंसर। इसमें आपके जैसे आपके ऊतक है सूक्ष्म जीव है कोशिकांग है एंजाइम है प्रतिक्रिया न्यूक्लिक अम्ल है ये इनसे क्रिया करते हैं। यानी जैव संवेदक भौतिक औद्योगिक रासायनिक पदार्थों द्वारा निर्मित होते हैं। जैव संवेदक जो है भौतिक और रासायनिक पदार्थों के द्वारा जैसे सिलिका के कण है आपके कैल्शियम कार्बोनेट है आपके या पॉलीसेकेराइड है आपके इनके द्वारा ये इनको पदार्थों को तैयार किया निर्मित किया जाता है जो एंजाइम के बाद आपके कोशिका ग्राही ग्लूकोज के बाद आपका सूक्ष्म जीव से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। दोबारा तो लीजिए जैव संवेदक क्या होते हैं कि जैव संवेदक आपके भौतिक रासायनिक पदार्थों के द्वारा निर्मित करते हैं जो एंजाइम कोशिका ग्राही ग्लूकोज या आपके सूक्ष्म जीव से अन्योन्य क्रिया करके ये संवेदना को ग्रहण करते हैं। अब इन संवेदना को ट्रांसड्यूसर के द्वारा इसे जो ट्रांसड्यूसर होता है वो आपके विद्युत संकेतों में सूचना प्रसार करता है। यानी आपने देखा कि जो सूक्ष्म जीव है आपके ये संवेदना को ग्रहण करते हैं और इन संवेदनाओं को आपका ट्रांसड्यूसर जो होता है वो आपके विद्युत संकेतों में सूचना को प्रसार करते हैं और इसकी सहायता से आपकी ग्लूकोज है डायबिटीज है आपकी या आप एक एग्जाम्पल लिख लीजिए डायबिटीज के रोगियों को
ये आपके विशेष सूचना प्रदान करते हैं कि ग्लूकोज आपके रक्त में जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो आपका हाई तक हो जाता है। लेकिन जितने अधिक आपका जैव संवेदन जो है वो आपके किन किन रोगों में या किन किन रूप से लाभकारी होता है। तो पहला जो पॉइंट है, पहला तो देख लीजिए, डायबिटीज की मॉनिटरिंग। डायबिटीज की मॉनिटरिंग करना, यानी डायबिटीज की मॉनिटरिंग करना मतलब ये है कि आपके रक्त में ग्लूकोज का लेवल क्या है, उच्च है या निम्न है, उसकी मॉनिटरिंग करना। दूसरा है आपका प्रदूषकों को या जल में प्रदूषकों का पता लगाना। जल में प्रदूषकों का पता लगाना। जैव संवेदन जो होते हैं वो आपके जल में प्रदूषकों का पता लगाना, अर्थात ये लगा कि जल में बैक्टीरिया की उत्पत्ति या सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं उनका पता लगाना। तीसरा जो कार्य है कि ये आपके जैव आतंकवाद की गतिविधियों को रोकना। जैव आतंकवाद की गतिविधियों को रोकना। जैव आतंकवाद जो होता है कि कुछ आपके पॉलन ग्रेन, कुछ परागण ऐसे होते हैं जो आपके एनर्जी उत्पन्न करते हैं, उनकी उत्पत्ति को पता लगाना और उनकी निष्क्रिय करना। जैसे मान लीजिए जैसे आपका एक एग्जाम्पल है आपका पाकी नियम, जैसे बोलते गाजर घास या कांग्रेस घास। ये क्या होती है, ये आपकी देसी प्रजातियों को नष्ट करती है और अपार संख्या में वृद्धि करती है। तो इसमें जैव संवेदन जो होते हैं उसमें जैव आतंकवाद को या देसी प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कार्य होता है। तीसरा है आपका प्रोटीन अभियांत्रिकी के क्षेत्र में। प्रोटीन अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, प्रोटीन अभियांत्रिकी के क्षेत्र में मतलब पीटीआर, पॉलीपेप्टाइड चेन रिएक्शन का निर्माण का पता लगाना। अगला जो है इसका उपयोग रोग कारकों की पहचान में, रोग कारकों की पहचान में जैव संवेदकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके कार्य हो जाते हैं जैव संवेदकों के। और अगली जो वीडियो जो आएगी आपकी उसमें आपके जैविक चित्र क्या होते हैं, जीन चित्र क्या होती है, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, या डीएनए सूक्ष्म जीव या बायोफिल्म क्या होती है, इनके क्या कार्य होते हैं। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही।